मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, वही अपना कन्वेंशनल कोड यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न 0। ओके, ये तो हमारा सिंपल कन्वेंशनल कोड है जो कि हम हमेशा से लिखते आ रहे हैं, वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। आज मैं आप लोगों को जो डिफरेंस बताने वाला हूँ वो है यहाँ पे लोकल वेरिएबल, और सेकंड है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल का। लोकल वेरिएबल वो होता है जो कि हम किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, हम किसी फंक्शन के अंदर उसको बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेन का फंक्शन है, मेन के फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू 10, तो ये मेरे पास एक लोकल वेरिएबल है। a मेरे पास लोकल वेरिएबल है। एंड अगर मैं यहाँ पे बाहर, मेन के बाहर यहाँ पे अगर मैं कोई अपना वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट b इज इक्वल टू 5, तो ये मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल होगा। डिफरेंस क्या होता है लोकल वेरिएबल का और ग्लोबल वेरिएबल का? जो ग्लोबल वेरिएबल होता है हम उसको कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं, बट जो हमारे पास लोकल वेरिएबल होता है उसको हम सिर्फ विद इन ए फंक्शन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोड फंक्शन बनाता हूँ, अभी आपको कोड समझने की ज़रूरत नहीं है जो मैं अभी लिखने लगा हूँ, बट जस्ट मैं एक न्यू फंक्शन बना रहा हूँ। जैसे मैंने इंट मेन कैसे बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट सम, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ a, लेट्स से इंट c इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, इसको मैं सी आउट करवा लेता हूँ, सी आउट सी। अगर अभी यहाँ पे देखें, मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे आप देखें तो ए के ऊपर एक रेड लाइन नज़र आ रही है, इमरान खान हमारी रेड लाइन, तो ये रेड लाइन नज़र आ रही है जबकि बी पे नहीं आ रही। और अगर इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ से रन कोड, तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। इसको सेव कर लेते हैं। ओके, अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहा है ए वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, जबकि मैंने ए को यहाँ पे मेन के फंक्शन में डिक्लेयर किया हुआ है, बट जब मैं सम के अंदर इस फंक्शन के अंदर उसको यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास एरर आ रहा है ए वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, जबकि बी का मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम बी का, हमारा बी ग्लोबल वेरिएबल है, हम इसको किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, जबकि ए जो है हमारा मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है, एंड इसको हम किसी और फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसी के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट c इज इक्वल टू a प्लस बी, और इसको मैं अरेज कर देता हूँ, तो अब देखें मेरे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे इसको सी आउट भी करवा लेता हूँ, सी की वैल्यू को कैपिटल सी एंड एंडल, इसको मैं रन करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे 15 आ चुका है। ए को हम विद इन ए फंक्शन यूज कर सकते हैं, बट आउटसाइड द फंक्शन हम उसको यूज नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कांट एक्सेस आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, कैन एक्सेस एनीवेयर। आप में जो सभी स्टूडेंट्स ने जो असाइनमेंट्स भेजी थी उसमें एक चीज़ की कमी ये थी कि आप लोगों ने कमेंट्स यूज़ नहीं किए थे। जैसे मैं हर लाइन के आगे इस तरह कमेंट लिख देता हूँ, आप लोग भी अपने हर कोड के आगे एक 1 लाइन जो उनसे एक्सप्लेनेशन लिख दिया करें, जो कि आप लोगों को बाद में आप कोड देखेंगे तो आप लोगों को कोड जल्दी समझ आ जाएगा। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि वक्ती तौर पे याद रहते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो इस तरह अपने जो भी थोड़ा सा भी कोई ट्रिकी पॉइंट होता है, कोई ऐसा पॉइंट होता है, तो उसको आप अपने प्रोग्राम के अंदर कमेंट के ज़रिए ऐड किया करें। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल था और लोकल वेरिएबल था।
अब इस सारे को मैं 1 मिनट के लिए कमेंट आउट कर लेता हूँ। एक और चीज़ आप लोगों के साथ इसी में डिस्कस करनी है, एंड वो ये कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड। अगेन मैं अपना प्रोग्राम बनाता हूँ, आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std अगेन इंट मेन। ओके, यहाँ पे मैं एक पहले ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ, इंट a इज इक्वल टू 10, 100 लिख दिया, चले 100 ठीक है, मैंने a इज इक्वल टू 100 लिखा। एंड मेन के अंदर आके मैं एक और बनाता हूँ वेरिएबल a इज इक्वल टू लेट्स से 90, और मैं अगर इसको सी आउट करवाऊँ, सी आउट द वैल्यू ऑफ a इज, और मैं इसी के आगे अपना इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते हुए a लिख देता हूँ। लास्ट पे एंड एल को मैं यूज करता हूँ, एंड एल मैनिपुलेटर होता है, ये हमारे जो आउटपुट होती है उसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बना देते हैं, खूबसूरत बना देते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है द वैल्यू ऑफ इज 90। मेरे पास यहाँ पे जो वेरिएबल कॉल हो रहा है वो लोकल वेरिएबल कॉल हो रहा है। व्हाट इफ के मैं अपना ग्लोबल वेरिएबल कॉल करना चाहूँ, मैंने अपने वेरिएबल को कॉल किया है और मेरे पास यहाँ पे लोकल वेरिएबल कॉल हो रहा है, बल्कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटपुट ऑफ लोकल वेरिएबल जो कि हमारे पास 90 है। अगर मैं अपने ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना चाहूँ तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन ऑपरेटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल वी यूज स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन, स्पेलिंग पता नहीं क्या है, ऑपरेटर। और स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, ये डबल कॉलन, ये कॉलन होता है ना, ये डबल जो कॉलन है इसको हम स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। अब मैं सेम एज इट इज इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और ए के जस्ट बिफोर मैं यहाँ पे स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल ए, एंड ऊपर मैं लिख देता हूँ लोकल वेरिएबल ए। ठीक है, इसको रन करते हैं तो ये देखिए मेरे पास जो लोकल वेरिएबल है वो 90 था, मैंने यहाँ पे 90 डिफाइन किया था, तो मेरे पास इसकी वैल्यू 90 आ रही है। इसी तरह जब मैंने स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन को यूज़ किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ए की वो ग्लोबल आ रही है, जो मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया था। तो इस तरह से अगर हमारे नाम सेम हो, हमारे वेरिएबल्स के लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के, अगर हमारे पास नाम सेम होते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम फिर स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स। ये हमारा ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल था और आप आई होप कि आप लोगों को इस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम ऑपरेटर्स की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास C++ के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं। ओके, पहले हम देख लेते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। सिंपल जो हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि C++ में यूज होते हैं। इसको मैं इसे कॉपी करता हूँ लिखने की बजाय अगेन सारा, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और ये अब वेरिएबल हमारे किसी काम का नहीं है। ओके, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बता देता हूँ। लेट्स से हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास स्टैरिक यूज होता है, एंड डिवाइड के लिए स्लैश,
और एक और हमारे पास ऑपरेटर यूज होता है इस ये वाला परसेंटेज वाला, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। बारी बारी सबका फंक्शन देख लेते हैं। मैं सबसे पहले अपना रिटर्न 0 लिख लेते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, बल्कि वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए हम यूज़र से उनकी वैल्यूज़ ले देते हैं। इंट a, यहाँ पे इसको मैं इंट num1 कह देता हूँ एंड num2 कह देते हैं, और सी आउट राइट द वैल्यू ऑफ num1 एंड num2, ठीक है। और यहाँ पे हम एंडल यूज़ कर लेते हैं, सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं num1 लिख देता हूँ, अगेन यहीं पे मैं num2 लिख देता हूँ। तो हमारे पास ये इस तरह से भी काम कर जाता है। यहाँ तक हम अपना कोड रन करते हैं तो ये देखिए मेरे पास लिखा है राइट द वैल्यू ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2, लेट्स से 12 एंड 13। तो हमारे पास प्रोग्राम रन हो चुका है। अब हम ऑपरेटर्स की तरफ आते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, जो हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ जो हमारे पास ऑपरेटर्स में सबसे पहले आता है प्लस, यूज टू ऐड टू नंबर्स और वेरिएबल्स। वेरिएबल की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू इंटीजर वेरिएबल्स। प्लस का साइन हमारे पास यूज होता है सिंपल दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, या दो वेरिएबल्स को जो जिनके डाटा टाइप इंटीजर है उनको ऐड करने के लिए यूज होता है। एंड मैं यहाँ पे एंडर लिखता हूँ, और हमारे पास num1 प्लस num2 गेन एंडल। ओके, हम इस तरह मैं एक ही लाइन के अंदर सारा कोड लिख रहा हूँ। रहते थे हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम ये num1 और num2 को यहाँ से उठा के नीचे वाली लाइन पे ले आए, और इसको यहाँ पे फिर हम क्लोज कर देंगे एंड यहाँ पे मेरा सी आउट आ जाएगा। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और दोनों तरह से ठीक है। इसको रन करते हैं। नंबर मेरे पास लेट से मैं 10 ले लेता हूँ, सेकंड वन अगेन 10 ले लेता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे एंडल की ज़रूरत नहीं है, नाउ इट्स फाइन। 10 ओके, प्लस साइन इज यूज टू ऐड टू नंबर्स और इंटीजर वेरिएबल्स। जैसे कि हमारे पास 10 + 10 2 आ गया। मैथमेटिक्स आप लोगों को मुझसे बेहतर आती होगी, इसलिए मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ सारे को, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और प्लस की जगह माइनस कर लेते हैं, और इस प्लस की जगह भी हम माइनस कर लेते हैं, और ऐड की जगह हम क्या लेते हैं माइनस, अब्स्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, और लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12, और सेकंड नंबर मैं यहाँ पे 14 दे देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास 12 - 14 -2 आ रहा है, एंड -2 की जगह हम यहाँ पे 14 पहले लिख देते हैं, 12 बाद में लिख देते हैं। तो हमारे पास 2 आ गया। ऊपर ऐड हो रहे हैं नंबर, एंड नीचे हमारे पास नंबर जोन से हैं वो माइनस हो रहे हैं। एज इट इज हम नेक्स्ट यूज कर लेते हैं डिवाइड का फंक्शन। यहाँ पे भी मैं डिवाइड लिख देता हूँ, यूज टू डिवाइड टू नंबर्स और इंटीजर वेरिएबल्स, और इसको हम रन कर लेते हैं। लेट्स से 2 1s are 2 सिंपल, ठीक है। और हमारे पास सेकंड लास्ट आई थिंक मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई जो है हमारे पास सिंपल मल्टीप्लाई के लिए ही यूज होता है, यूज टू मल्टीप्लाई टू वेरिएबल्स और इंटीजर्स। एज इट इज 2 2s are 4। और लास्ट वन है हमारे पास रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है, अगर इसको मैं यहाँ पे रिमाइंडर लिखूँ, अगेन दिस वन। ओके, रिमाइंडर क्या करता है, रिमाइंडर हमें भी ये बताता है कि दो वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद लास्ट पे हमारे पास कौन सी वैल्यू बची है। इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से 4, यहाँ पे 2 / 4। वेट इज इट, हम इसको करते हैं 2, सेकंड में यहाँ पे दे देता हूँ 4।
तो ये देखिए मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 4 का जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे रिमाइंडर को 1 सेकंड के लिए एंड यहाँ पे हमारे पास डिवाइड वाला जो फंक्शन था वो टू एंड 4 ओके यस, मैं उल्टा लिख रहा था। 2 2 ज़ार 4 होता है हमारे पास, स्लैश जो है वो यूज़ होता है डिवाइड करने के लिए। 2 2 ज़ार 4। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका मतलब ये है कि ये मुझे बताएगा कि 2 जोन से है वो कितनी दफ़ा मतलब मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा। फॉर एग्जांपल 2 2 ज़ार 4 होता है, तो जब 2 2 ज़ार 4 है ये कम्प्लीटली 4 जोन है वो 2 पे डिवाइड हो गया, तो हमारे पास जो बकाया वैल्यू बची है वो 0 वैल्यू है। ऐसे क्या 4 जोन से है वो कम्प्लीटली 2 पर डिवाइड हो जाता है और बैक पे हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो 0 बचती है। लेकिन अगर मैं 5 को 2 पे डिवाइड करूं तो हमारे पास 5 भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 1 पीछे बच जाएगा, ये कंप्लीटली उसके ऊपर डिवाइड नहीं होगा। मिसाल के तौर पर 2 1 ज़ार 2 होता है, 2 2 ज़ार 4 होता है, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब 2 3 ज़ार 5 होता है, सॉरी 6 होता है, 2 3 ज़ार 6 होता है, लेकिन 5 नहीं बनता। इसलिए जब हम 2 2 ज़ार 4 करेंगे तो पीछे हमारे पास 1 बच जाएगा 5 में, तो ये हमारे पास रिमाइंडर होता है। 1 जोन सा होगा हमारे पास रिमाइंडर होगा। ठीक है, इसको हम रन करके देख लेते हैं एक दफा। टेल द रिमाइंडर, यहां पे मैं लिखता हूं 4 एंड 2। ये देखिए हमारे पास लास्ट पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है, लेकिन अगर इसी को मैं 5 लिख लेता हूँ यहाँ पे एंड 2 लिखता हूँ तो हमारे पास ये देखिए रिमाइंडर 1 आ रहा है। क्योंकि 5 जोन है वो कम्प्लीटली 2 पे डिवाइड नहीं होता, पीछे हमारे पास 1 बच जाता है। तो रिमाइंडर फंक्शन हमें ये बताता है कि जब आप डिवाइड करते हैं तो लास्ट पे जो आपके पास कुछ बचा कुचा रह जाता है वो हमें रिमाइंडर बताता है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि यूज होते हैं। और सेकंड नंबर पे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जिनमें इज इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड एंड रिमाइंडर इक्वल। इसको भी जरा हम देख लेते हैं कि ये किस बला का नाम है। ये यूज किस लिए होते हैं? ये तो हमारे पास यूज होते हैं यूज फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। और जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं ये किस लिए यूज होते हैं? यूज टू असाइन द वैल्यू टू ए वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को हमने जो वैल्यू असाइन करनी है तो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। इनको हम यूज करके देख लेते हैं। एक तो हमारे पास सिंपल इक्वल का है जो कि हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं, इसको मैं कॉपी करता हूं एंड बाकी सारे को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, कमेंट करने का तरीका यह है कि आप सारे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल और ये स्लैश प्रेस करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क भी बना हुआ है जिसपे शिफ्ट के साथ वाला प्रेस करेंगे तो आपका ये सारा कमेंट आउट हो जाएगा एक साथ। ओके, यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए इक्वल टू 10। अब ए को वैल्यू 10 जोन सी है वो असाइन हो चुकी है। ये हमारे पास सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया इक्वल का, ए इज इक्वल टू 10 आ चुका है। इसको मैं यहाँ पे सी आउट करवाता हूँ एंड द वैल्यू ऑफ ए इज ए एंड दिस वन, और लास्ट पर हम अपना रिटर्न 0 जोन से वो लिख देते हैं। इसको मैं रन करता हूं तो ये मेरे पास आ चुका है द वैल्यू ऑफ ए इज 10। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब यहां पे मैं लिखता हूं ए प्लस
इक्वल टू 10। अब इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू 10 है, इस 10 को मैं 5 कर लेता हूँ कंफ्यूजन ना हो। ए की वैल्यू मेरे पास 10 है, ए को किसके इक्वल कर दो, +5 के इक्वल कर दो। मतलब ये कि पहले ए की वैल्यू 10 थी, उसके अंदर 5 ऐड कर दो, ए के अंदर 5 ऐड कर दो। और अगर इसको मैं अगेन प्रिंट करवाता हूं, इसको रन करते हैं तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ए की वैल्यू 15 आ चुकी है। प्लस इक्वल टू 5 का मतलब है कि जो पहले ए की वैल्यू है उसको, उसके अंदर 5 जोन है उसको ऐड कर दो, +5 उसके अंदर ऐड कर दो। और इसी तरह माइनस जोन है वो हमारे पास माइनस करेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। इसको हम माइनस कर लेते हैं एंड इसको भी मैं सेम एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, 10, 15 एंड अगेन 10। ये देखिए 10, 15 अगेन 10, यहाँ पे मेरे पास माइनस हो चुका है। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड भी इसी तरह काम करते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ ए मल्टीप्लाई इक्वल टू लेट्स से 6, तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक और इंट बना लेता हूँ, इंटीजर बी बना लेता हूँ और उसको मैं कर देता हूँ प्लस इक्वल टू इंट बी इज इक्वल टू लेट्स से 8 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी मल्टीप्लाई इक्वल टू ए, लेट्स से इफ इट वर्क्स और नॉट। और यहाँ पे मैं बी एज इट इज प्रिंट करवा लेता हूँ। ओके हमारे पास ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 8 है। लेट्स, तो ये हमारे पास यहाँ पे देखें 10 8 जार 80 होता है हमारे पास। तो हम इस तरह से वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं वैल्यू असाइन करने में, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं समटाइम्स। एंड स्ट्रिंग्स में हमारे जो प्लस और माइनस का ये हमारा काफ़ी यूज़ होता है, स्ट्रिंग्स जब हम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स समटाइम्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंडीशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंडीशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स, अभी के लिए आप इनको नोट डाउन कर लें, आप इनको याद कर लें, इनको हम नेक्स्ट बार बार दोबारा यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नाम से जाहिर हो रहा है कि हमारे पास ये किस लिए यूज होते हैं, यूज टू कंपेयर वैल्यूज और वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ तो हमने अपनी कोई वैल्यू को कंपेयर करना होता है दूसरी वैल्यू के साथ, यहाँ फिर हमने कोई वैल्यू को कंपेयर करना होता है अपने वेरिएबल के साथ। ये कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स नहीं है, यस ये कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, बट इनको हम असाइनमेंट ऑपरेटर ही कह लेते हैं क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि ये वैल्यू असाइन करते हैं, और इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ही लिख लेते हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स सिंपल ये है कि हम अपनी जो वैल्यूज हैं उनको वेरिएबल्स के साथ या किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ या दो वैल्यूज को आपस के अंदर कंपेयर करना होता है। कौन कौन से हैं बारी बारी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ ए, इसी को मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा। मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 10 है एंड इंट b इक्वल टू 20। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। इन दोनों को मैं नीचे ले आता हूँ ताकि हमारी नज़रों के सामने रहें। ओके कंपैरिजन ऑपरेटर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे पास डबल इक्वल
नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल। तो ये हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो कि C++ में हम यूज करते हैं। इनका हम यूजेज भी देख लेते हैं, इनको कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ A इक्वल B इज इक्वल टू A डबल इक्वल B एंड L। इसको रन करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यहाँ में से मुझे बताएगा इसका आंसर 0 क्यों आ रहा है? आप में से कोई मेरे इल्म में इजाफा करना चाहेगा कि इसका 0 क्यों आ रहा है? यहाँ पे 0 का मतलब क्या है? यहाँ पे आउटपुट में 0 क्यों आ रहा है? अभी कल क्लास पढ़ी हमने, आउटपुट में 0 क्यों आ रहा है? फॉल्स के लिए, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ओके, कल मैंने आप लोगों को बताया था, यस फॉल्स के लिए आ रहा है। कल मैंने आप लोगों को बताया था फॉल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड ट्रू इज ऑलवेज इक्वल टू 1, जब तक हम चेंज ना कर दें। तो फॉल्स 0 होता है, ट्रू 1 होता है। जब भी हमें आउटपुट के अंदर फॉल्स या ट्रू आंसर आना होता है तो हमारा जो प्रोग्राम है, हमारे जो कंपाइलर है, जो हमारे प्रोग्राम्स है, उसमें ट्रू फॉल्स नहीं आता, हमें 0 1 आंसर आता है। 0 का मतलब होता है फॉल्स, ट्रू का मतलब होता है 1। और अगर हम यहाँ पे देखें द वैल्यू ऑफ A इक्वल B इज इक्वल टू A इक्वल B, क्या A B के इक्वल है? A B के इक्वल नहीं है। A की वैल्यू 10 है जबकि B की वैल्यू 20 है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 0 आ रहा है। और यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ आउटपुट 0 बिकॉज द कंडीशन इज फॉल्स और फॉल्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम एज इट इज नेक्स्ट सी आउट द वैल्यू ऑफ A नॉट इक्वल टू B इज इक्वल टू A नॉट इक्वल B, और इसको हमने याद रखिएगा ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, पैरेंथेसिस। और इसी तरह इसके आउटपुट हमारे पास 1 आएगा। A इज नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड बिफोर टोकन। जस्ट ये एक मिनट, टेम्प को, अच्छा इसको सेव करते हैं एंड देन रन करते हैं। ये समटाइम्स एरर आता होता है टेम्प कोड रनर का, ये एक्सटेंशन का एरर है, तो आप इसको कंट्रोल है सेव करके रन करिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा। ओके, द वैल्यू ऑफ A नॉट इक्वल B इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास कंडीशन ट्रू है, ये A B के इक्वल नहीं है। एंड सेम एज इट इज बाकी ऑपरेटर्स जो से हैं, सी आउट द वैल्यू A स्मॉलर देन B, सॉरी A ग्रेटर देन B, क्या A B से इक्वल है? तो हमारे पास A B के, इसको मैंने सेव नहीं किया एंड अब इसको रन करते हैं तो मेरे पास इसका आंसर भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स की आउटपुट होती है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होती है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स की जो हमारे पास आउटपुट होती है वो ट्रू और फॉल्स होते हैं, यानी 0 1 की फॉर्म में। बाकी ऑपरेटर्स भी हम देख लेते हैं। A क्या स्मॉलर देन B है? तो यस, A की वैल्यू B से कम है, A इज इक्वल टू 10 है जबकि B इक्वल टू 20 है, इसलिए हमारे पास A स्मॉलर देन B इज इक्वल टू 1 आ रहा है। 1 का मतलब ट्रू है, यस A की वैल्यू B से कम है। और इस तरह हमारे पास ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर इक्वल का फंक्शन भी यूज होते हैं, सेम एज इट इज। तो उसका भी हमारे पास ट्रू में आंसर आएगा, यहाँ हमारे पास फॉल्स में आंसर आएगा। और लास्ट हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लास्ट वन हमारे पास हैं, इनको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और लास्ट में हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये भी हमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स।
लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? लॉजिकल ऑपरेटर सबसे पहले करते क्या है, मतलब इनका यूज क्या है? यूज इनका ये है कि ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, कंडीशंस को जोड़ते हैं, यानी कंबाइन द कंडीशंस, या फिर हम कह सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हमारे पास कंडीशंस और उनके स्टेटमेंट्स को हमारे पास कंबाइन करते हैं कौन कौन से हैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारे पास, एक तो लॉजिकल एंड है, इसको हम कहते हैं लॉजिकल एंड। सेकंड नंबर में हमारे पास दिस वन, इसको हम कहते हैं लॉजिकल और। ठीक है, और एक हमारे पास ये है, इसका मतलब होता है नोट, लॉजिकल नोट। इनका मतलब क्या है? लॉजिकल एंड का मतलब ये होता है कि आपके पास दो कंडीशंस हैं और दोनों का ट्रू होना जरूरी है। आपके पास कोड रन करने के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। और ये जो हमारे पास है लॉजिकल और, इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई एक, अगर एक भी आपके पास ट्रू क्या कहते हैं ट्रू है, बेशक दूसरी फॉल्स हो, तो आपके पास इसका आंसर ट्रू में आएगा। नोट क्या करता है? ये उल्टा देता है। अगर एक वैल्यू फॉल्स है, मतलब एक वैल्यू उसका आंसर फॉल्स आ रहा है, तो वो उसको ट्रू बोल देगा। ठीक है, करके देख लेते हैं हवाई बातों की बजाय। यहां पे मैं लिखता हूं एंड इज यूज्ड एज, यहां पे हम कंडीशन लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं लेट्स से a इक्वल b, और इसको हमने पैरेंथेसिस में लिखना है, और मैं एक और ब्रैकेट लगा रहा हूं स्टार्ट में। याद रखिएगा जब हमने कंबाइन करना है तो हमने डबल ब्रैकेट्स लगानी है, ये मैं डबल ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूं। एंड a इक्वल b, और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना एंड यूज करता हूँ। एंड यूज करने के बाद मैं अपनी यहाँ पे सेकंड कंडीशन लिखता हूँ। हमने कहा था कि हमारे पास ये कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। मैंने ये एक कंडीशन लिखी, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी दूसरी कंडीशन लिख देता हूँ a स्मॉलर देन b। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एक एंडर लगा देता हूँ, दिस वन। इसको रन करते हैं। ओके, इसका मेरे पास आंसर आ रहा है 0। क्या ए बी के इक्वल है? नहीं, ए बी के इक्वल नहीं है। एक कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो चुकी है, ए स्मॉलर देन बी। दूसरी कंडीशन है ए स्मॉलर देन बी। क्या ए बी से छोटा है या स्मॉलर है? यस, ए बी से स्मॉलर है। बट हमारे पास एक कंडीशन फॉल्स हो रही है, एक कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसका हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो फॉल्स आएगी, यानी 0 आएगी। बिकॉज एंड का मतलब ये है कि आपके पास दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। आपके पास बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू फॉर वन, आउटपुट 1। ठीक है, एंड का मतलब यह है कि बोथ कंडीशंस शुड बी ट्रू। मैं यहां पे लिख देता हूं एंड के आगे बोथ कंडीशंस शुड बी ट्रू। ठीक है, और इसी तरह हम और को भी देख लेते हैं। यहां पे मैंने लिखा है a इक्वल टू b एंड a स्मॉलर देन b। इसको मैं सेव करके रन करता हूं। अब ये देखें मेरे पास मैंने सेम कंडीशंस मैंने सेम ली हैं, a इक्वल b, a इक्वल टू b, a स्मॉलर देन b, a स्मॉलर देन b। और यहाँ पे मैंने एंड की जगह और ऑपरेटर यूज किया है, और यहाँ पे मेरे पास जो इसकी आउटपुट आ रही है वो ट्रू आ रही है। ये देखिए 1 आ रही है मेरे पास, 2 आ रही है, क्योंकि इसमें से एक कंडीशन ट्रू है, a स्मॉलर देन b है। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, a इज स्मॉलर देन b, जबकि ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो रही है, स्टिल मेरे पास 1 आंसर आ रहा है। तो और का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बोथ कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी नहीं है, ओनली वन कंडीशन शुड बी ट्रू। ठीक है,
हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। और लास्ट वन, अगर हम नोट को देखें, नोट कैसे काम करता है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोट एंड टैब। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंडीशन में a इक्वल टू b, एंड एल कर देता हूँ। और ये ऊपर वाली दोनों इंस्ट्रक्शंस को मैं 1 मिनट के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। देखिए इसको मैंने सिंपली रन किया, मैंने लिखा है a इक्वल टू b। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। क्या a b के इक्वल है? नहीं, a b के इक्वल नहीं है। एंड मैं यहाँ पे स्टार्ट के अंदर नोट लगा देता हूँ अभी के लिए मेरे पास, बल्कि मैं यहाँ पे नोट नहीं लगाता, इसको मैं कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ। पेस्ट, और यहाँ पे मैं नोट लगा देता हूँ। ठीक है, अब जब देखें कि मेरे पास a इक्वल टू b, मेरे पास ये कंडीशन फॉल्स है, तो उसके लिए मेरे पास फॉल्स आ गया। लेकिन इस नोट ने क्या किया, मेरे पास जो आंसर फॉल्स आ रहा था उसको उसने ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या करता है, हमारे पास चेंज कर देता है हमारी आउटपुट को। ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। ये नोट क्या करता है हमारे पास, ये हमारी कंडीशन को उल्टा कर देता है, उसको रिवर्स कहेंगे या क्या कहेंगे, उसको उल्टा कर देता है। अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स थे, जिसमें सबसे पहले आज हमने एक तो ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल पढ़े थे, उसके बाद हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं, और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और बाकी जो उनसे कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स इनको कह सकते हैं। और उसके बाद हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे हैं, जो कि हमारे पास कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं कि वो दो वैल्यूज़ या दो वेरिएबल्स आर इक्वल और नॉट ग्रेटर देन, और उनको कंपेयर करने के लिए। और लास्ट पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे हैं, जो कि हमारी कंडीशंस को कंबाइन करते हैं।